अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुकाबिल में हूं फैसल अब्बासी। आमिर मतीन साहब साथ हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। प्रोग्राम में हमें मोहम्मद मालिक साहब प्रेसिडेंट 92 न्यूज़ भी ज्वाइन कर रहे हैं। मालिक साहब आपका शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करेंगे पंजाब और KPK में जो इंतखाबात का मामला था उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। फ़रीक़ैन को अदालत की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम मामला रहा है वो दो जज साहिबान हैं जिनका मज़ीद इख्तलाफी नोट सामने आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, इन्होंने इख्तलाफी नोट दिया है और इन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया आफरीदी का जो इख्तलाफी नोट था उसको इंडोज़ किया है। और देखा जाए तो ये इस बात की तायद करते नज़र आते हैं कि इस मामले में जो हाई कोर्ट से मुताल्लिका पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, उनकी जानिब से पहले फ़ैसला आना ज़रूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने चीफ़ जस्टिस का जो सो मोटो का इख्तियार है उसको भी रेगुलेट करने की बात की है और पंजाब और KPK में जो इंतखाबात की दरख्वास्तें हैं उसको मुस्तरद भी किया है और ये भी कहा कि खुद नोटिस की जो कार्रवाई है वो भी इस तरह ख़त्म हो जानी चाहिए। अब मज़ीद भी बहुत से टेक्निकल निकात हैं जो सारे इस इख्तलाफी नोट में सामने आते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जहाँ खड़ा था, पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, वो पाकिस्तान के अवाम तो देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत भी, पाकिस्तान की अदालत भी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी और पाकिस्तान का मुआशरा भी एक ऐसे अमल से गुज़र रहा है कि बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान किसी कटहरे में है। दूसरी जानिब जो हुकूमत है उसके मौक़िफ़ की अगर हम बात करें, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देख लीजिए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का बयान देख लें और इवन मरियम नवाज़ साहिबा का ये कहना, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट एक मुतशद्दिद बयानिया हमें नज़र आ रहा है, मुतशद्दिद अंदाज़ भी नज़र आ रहा है। इमरान खान जो हैं वो इस वक्त महदूद हैं ज़मानतें करवाने में। क्या ये ज़मानतें ही इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, या अक्टूबर तक मामला जाएगा, या अक्टूबर से पहले कोई सियासी डायलॉग इनिशिएट होगा और ये सारे फ़रीक़ैन किसी नुक्ते पे पहुंच जाएंगे? ये बहुत से सवालात हैं। आमिर मतीन साहब, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जहां खड़ा वो तो पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, लेकिन आज ये जो इख्तलाफी नोट सामने आया है, फिर हम जो सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, तो बुनियादी सवाल ये है कि अदालत कहाँ खड़ी है? अदालत से पहले तो ये है कि यहाँ जो सियासत है वो अब सियासत नहीं, वो जंग हो गई है। ये सीधी सीधी जंग है जिस किस्म के बयान आ रहे हैं। पहले वो चोर डाकू से सिलसिला शुरू हुआ, तो अब तो सीधी सीधी कत्ल की धमकियाँ, कत्ल के इल्ज़ामात, मारने के, एक दूसरे को ख़त्म करने के, और जो जान छोड़े हम भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे, तख्त या तख्ता, ये बहुत तलखी बहुत ज़्यादा आ गई है। और मुझे डर लगता है कि ये अदालत का जो भी फ़ैसला आएगा ये जंग ख़त्म नहीं होने वाली। मैं मालिक साहब से पहले इख्तलाफ करता रहा हूँ कि जो इनका ये कहना था कि कम वॉटेवर में जो भी हो, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, ये अदारे, ये किसी सूरत में भी जो भी अदालत इनके अगर दोबारा अपना फ़ैसला कर देती है, कंटेम्प्ट का करती है और वो कह देती है जी 30 अप्रैल को होंगे, तो भी ये मानने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो। कुछ से अब आप जो मर्जी करें, पहली बात। दूसरा, ये मैं इख्तलाफी नोट का ऊपर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल उस वक्त आई जबकि ये फ़ैसला होने वाला है। बाकी इसके अंदर जो 2-3 चीज़ें अहम हैं, वो एक बेंच के ऊपर जो तनकीद का मसला है कि जो चीफ जस्टिस के पास ये जो इख्तियार रहता है कि बेंच की फिक्सेशन का और केस की फिक्सेशन का, ये बड़े सालों से बड़ी बहस है। और मेरे जैसे भी वैसे लोग हैं, मैं उस ग्रुप में शामिल हूँ जो ये कहते हैं कि ये वाकई एक शख्स के पास इतना इख्तियार नहीं होना चाहिए, मगर ये जब तक ये कानून में है तो तब तक तो ये वो इख्तियार इस्तेमाल करते रहेंगे। और जब उम्मीद है कि जब कोई फ्यूचर में चीफ जस्टिस साहब कोई ऐसे आएंगे जो अपने इस इख्तियार को कम करना चाहेंगे, तो फिर देखेंगे कि वो, पर नॉर्मली होता ये है कि जो ही आप अपने ताकत में आते हैं, कोई भी अपनी जुरिस्डिक्शन को कम नहीं करना चाहता, टर्फ को। दूसरा ये है कि एक थोड़ा सा आज मुख्तलिफ टॉक शोज़ में एक थोड़ी सी गलत तशरीह की जा रही थी, क्योंकि ये PDM ने, नून लीग ने ख़ास तौर पे कहा था कि जनाब ये फ़ैसला जो है ना ये 3-4 का हुआ है। तो आज भी ये बात की जा रही थी कि जनाब ये 4-3 का फ़ैसला हुआ है कि 4 लोगों ने इसके साथ इख्तलाफ़ किया। 4 लोगों ने जो इख्तलाफ़ किया वो मेंटेनेबिलिटी पे किया
कि जनाब ये मेंटेन नहीं किया जा सकता था, ये जिस तरीके से आपने जिन 2 जजेस की वजह से लाया गया, कोई और केस था उसमें ये लेके आए तो उस पर किया था। ये 90 दिन के ऊपर किसी 5 जजेस ने जिन्होंने ये फैसला दिया था, उनका ये इख्तियार, उन्होंने किसी ने भी इख्तलाफ नहीं दिया था। अब वैसे मेरी अपनी ये थी कि शायद, हालांकि उसी शायद बेंच के पास जाना होता है, कि फुल कोर्ट हो जाता तो ज़्यादा अच्छी बात थी क्योंकि बहुत बड़ा फ़ैसला है। मगर अभी मुझे लगता है कि ये फ़ैसला जब आएगा, और ये अभी तक मुझे कोई सिवाय गवर्नमेंट के अपने जो लॉयर्स हैं और उनके वज़ीर कानून हैं या मुआविन ख़ुसूसी हैं इरफान कादिर जैसे, उनके अलावा मुझे कोई पीडीएम के बंदों के अलावा कोई मुतबर वकील मिला नहीं है जिसने ये कहा होगा कि ये 90 दिन वाला जो है ना मामला आगे जा सकता है। एतजाज़ साहब ने तो बहुत ही सख्त गुस्सा किया था जब ये 3-4 वाली बात की थी। उन्होंने कहा जी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है कि इस तरह भी जज इस तरह की ये भी तशरीह कर सकते हैं। तो असल ख़तरनाक बात ये है कि जब ये फ़ैसला अगर जज अदालत जो है वो अपने उसी पिछले फ़ैसले के मुताबिक चलती है कि जनाब ये 90 दिन में 30 अप्रैल में जो उन्होंने थोड़ी सी एक्सटेंशन कर दी उसके मुताबिक की जाए, उसके बावजूद जो कि नज़र आ रहा है, मेरी आज 2 यहाँ पे मैं लाहौर में आया हूँ, नून लीग के लोगों से बात हुई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो मुझे तो साफ नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल जो ये मालिक साहब फरमाते रहे हैं कि वो कहते हैं कुछ भी हो जाए जो है ना, हमने ये जो पहले बहाने हैं वही चलेंगे कि इलेक्शन नहीं मानने। और अदालत के ऊपर इतना ये बड़ा इम्तिहान हो गया है कि बकौल एतजाज़ हसन ये मुनीर मोमेंट बनेगा या इफ्तिखार मोमेंट बनेगा। बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब ज़रूर ज़रा कंट्रोवर्शियल हो गए थे, मगर फॉर अ टाइम जब उन्होंने स्टैंड ले लिया था मुशर्रफ साहब के आगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की जुडिशरी में बड़ा मोमेंट था। क्या कह रहे हैं, कोई वुकला मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है? नहीं, वो उस वक्त वुकला मूवमेंट, वुकला भी उतने ही डिवाइडेड हैं एक्चुअली। पाकिस्तान बार कौंसिल ज़ाहिर है वो उनका टिल्ट जो है वो नून लीग की तरफ है, बाकी कुछ काफ़ी सुप्रीम कोर्ट की बार, इस्लामाबाद की बार, लाहौर की बार उनका पीटीआई की तरफ है। तो वहाँ भी मुनक़सिम तकसीम हर जगह नज़र आ रही है। पॉलिटिक्स में तो है ही है, आपके जो है मीडिया के अंदर भी है, उसके बाद आपकी अदालतों के अंदर भी वो नज़र आ रही है, वकीलों के भी अंदर नज़र आ रही है। और मगर ये मैंने कहा ना, एक तो तकसीम, इख्तलाफी तकसीम होती है कि जी आप किसी एक दूसरे भी, अब ये जंग हो गई है। और ये अगर डिफाई किया जाता है, ये जो बगावत के शोले किए जा रहे हैं कि जी कम वट में हमने ये नहीं मानना, हमने कि अदालत कहती भी है, फिर ये देखना होगा अदालत क्या करेगी। लेट्स से कि आगे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कहती है जी नहीं हम करते, तो क्या करेगी अदालत? के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं चाहूँगा इस पर मोहम्मद मालिक साहब मुझसे बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं, ये इनका व्यू अगर ले लिया जाए। जी मालिक साहब, ये अब होगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि टेक्निकल जो पहलू हैं वो तो अपनी जगह हैं, आइनी और कानूनी निकात हम जानेंगे आइनी माहिरीन से, लेकिन ये सियासी पिक्चर कैसे अनफोल्ड हो रही है अगले 2-4 महीनों में? पहले ज़रा इसकी लीगल को भी 2-3 चीज़ें देख लें। देखें, पहले तो बात है क्या नहीं हुआ आज। हमारा ख्याल था आज थंडर एंड रेन और सब कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। पहली बात है आज की बड़ी गार्डेड कमेंट्स थे चीफ जस्टिस साहब के, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि देखें ज़मीनी हक़ाइक़ देखने हैं, हमें हवा में तो फैसले नहीं करने, और तमाम फ्री कैन का आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी ज़रूरी है एंड ऑल दैट। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दी कि इलेक्शन कमीशन ने, और ये मैं अपने प्रोग्राम्स में आर्ग्यू कर रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे बड़ी तनकीद की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डेट नहीं दी, और ये मेरा आर्गूमेंट था, उन्होंने इलेक्शन स्केड्यूल में तब्दीली की। इतनी जल्दी क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग, और अक्टूबर क्यों डाला वो और बात है। लेकिन आज जैसे आमिर ने पॉइंट आउट किया, देखें ये आज जस्टिस मंसूर का फैसला जो उन्होंने ऑथर किया है ऑन हिज एंड जस्टिस मंदुखेल के बिहाफ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। उन्होंने 3 चीज़ें, जब आप फैसला देखते हैं 27-28 पेजेस का फैसला है, तो एक बड़ा अच्छा खासा पोर्शन उन्होंने सिर्फ बेंच की 184(3) के ऊपर उन्होंने क्या कि क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए और किस तरह दरगुजर करना चाहिए। उन्होंने इलाही केस दिया, उसमें बेनज़ीर केस दिया, काफ़ी केस लॉ उन्होंने साइट किया। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये 3-2 की जो बहस थी, आज उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि ये 3-2 का नहीं 4-3 का फैसला था, और उन्होंने आर्ग्यू किया। और देखिए आज
पे पूरा जो उनकी तोपों का रुख था वो ज़ात पे आ गया चीफ जस्टिस की। उन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया? उन्होंने कहा कि पहले 2 जजेस की बेसिस पे जब कोर्ट का इन्होंने फैसला किया 184(3) का, वो गलत फैसला था, वो नहीं बनता था। फिर इन्होंने 2 जजेस को जब हटाया, आपको याद होगा जब पहले एतराज़ हुए, 9 मेंबर बेंच बना, उसमें 3 पार्टीज ने पिटिशन किया कि जी जस्टिस एजाजुल हसन को और जस्टिस नकवी को हटाया जाए। फिर चीफ जस्टिस ने एक मीटिंग कॉल की अपने सुप्रीम कोर्ट में। उस मीटिंग में उन 2 जजेस ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने और जस्टिस बाकी नकवी साहब ने। उसके बाद ये रह गए पीछे 7 में से 2 जजेस ने शुरू में अपना माइंड दे दिया, जस्टिस अतर मनिल्ला ने और जस्टिस याहिया अफरीदी ने। आपको याद है शुरू में इख्तलाफी नोट आए जी, उस याहिया अफरीदी साहब ने लिखा कि आई लीव इट टू द चीफ जस्टिस कि शुड आई कीप सिटिंग और नॉट। अतर मनिल्ला साहब ने नहीं लिखा। जज साहब ने फिर 5 मेंबर बेंच बना दिया और इन 2 को भी एक्सक्लूड कर दिया। आज फैसले में जस्टिस मसूद ने यह कहा है कि वो 2 जजेस ने अपना माइंड दे दिया था, उनका फैसला बाइंडिंग है और वो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब आप बेंच बना देते हैं, शो कॉज लिस्ट आ जाती है और हेयरिंग शुरू हो जाए, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जज से निकल जाता है सीजे के, अब ये जुडिशल साइड पे आ जाता है। तो उनका आर्गुमेंट था कि वो जो 2 फैसले हैं वो सिर्फ बेंच पे नहीं बैठे, लेकिन वो बेंच से अलहदा नहीं हुए, प्रोसीडिंग्स में नहीं बैठे और उनको चीफ जस्टिस हटा नहीं सकते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने पूरा केस बिल्ड किया है 4-3 का। अब उससे सब्सिक्वेंट जो चीज़ें हुई हैं उस पर अब बहस शुरू हो जाएगी कि उसके बाद, उस फैसले के बाद जो चीज़ें हुई उनका लीगल स्टेटस क्या है। फिर उन्होंने बेंच के ऊपर बड़ी लंबी बात की, बात की। सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन भी है कि सुप्रीम कोर्ट विल टेक, कानून में रूल्स में ये है, सुप्रीम कोर्ट में टेक सुओ मोटो नोटिस। सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है चीफ जस्टिस प्लस द इंटायर फुल बेंच। तो वो कहते हैं कि ये वर्ड यूज किए हैं, इट्स हाई टाइम वी रीविजिट। इसमें और भी 2-3 सवाल आ जाते हैं। एक ये भी आर्गुमेंट जो इसके मुखालफत करते हैं कि इस आर्गुमेंट की कि ये 3-4 नहीं था, वो कहते हैं कि जी अगर ये ओरिजिनल बेंच होता तो फिर ये 4-5 होना था। फिर ये एक आर्गुमेंट भी आया कि इसमें एक सेकंड मैं आपको क्लियर कर दूं उसमें, बिकॉज मैं वो बातें कर रहा हूँ जो जस्टिस मंसूर ने बड़ी एलैबोरेट की हैं अपने। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि तो आप हटा सकते, वो साइड पे हो जाएंगे। लेकिन आप किसी को बेंच से, उसमें लिखते हैं कि अगर आप बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करें और किसी को हटाएं तो स्पेसिफिक ऑर्डर आता है जो लाजिम है चीफ जस्टिस के ऑर्डर करें कि जी इन 2 को हमने हटा दिया, अब नया मैं बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया। उन्होंने आज आर्ग्यू ये किया है कि ये बेंच ने सिर्फ कंटिन्यू किया हियरिंग और सिर्फ उसमें वो 2 लोग नहीं बैठे, लेकिन ये वही बेंच है। मालिक, मेरा सवाल ये था कि जब फैसला हो गया कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो उसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और मंसूर अली शाह साहब ने भी जब 5 बेंच बना था उसकी एक्सेप्टेंस के ऊपर साइन किए थे। तो उनको उस वक्त एतराज़ नहीं किया गया था कि जो है ये डिटेल जजमेंट में ज़रूर है, जब हम मान लेते हैं कि जनाब ये 9 से 5 पे आया और साइन भी कर देते हैं, तो फिर ये एक लीगल क्वेश्चन भी रेज़ किया जा रहा था। वो ये कह रहे हैं कि उनकी एक्सक्लूजन सिर्फ इस हद तक थी कि उन्होंने कंटिन्यू किया नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपना माइंड फैसले दे दिए हुए थे, लेकिन जो फैसले दिए हुए हैं वो फैसले आपको काउंट करने पड़ेंगे। ये अब यही तो बहस होगी ना हमें, ये आप मैं तो नहीं कर सकते। ये मैं मंसूर अली शाह साहब का आर्गूमेंट ये है कि ये चीज़ एक 184(3) नहीं बनता, 4 लोगों ने कहा नहीं बनता, तो जब वही नहीं बनता सो एवरीथिंग बिकम्स रिडंडेंट। और दूसरों ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब डिड नॉट हैव द पावर कि वो इन 2 बंदों को हटा के अब देखिए आज क्या हुआ है। अब ये टेक्निकली ये दूसरी पिटिशन है, ये सप्तान साहब की है, स्पीकर, एक्स फॉर्मर स्पीकर पंजाब असेंबली की। ये वो सुओ मोटो पिटिशन 5 के क्या है ऑफ 2023 उसको ऊपर लिया है। लेकिन अब देखें, अब आई विश कि आज जो बेंच बनाया है
ये उसी मैटर से रिलेटेड है जिसमें पहले कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसमें से जज साहब ने अपने आप को रिफ्यूज किया। अच्छा, इसमें मालिक साहब इसमें आते हैं, जरा मैं खत्म कर लूं। एजाजुल एहसन साहब ने आपको रिफ्यूज किया, क्या मुनासिब था कि इस वाले केस में एजाजुल एहसन साहब को लें? उस वक्त जब ये 5 मेंबर बेंच था तो सारे कहना शुरू हो गए कि 3-2 डिसीजन आएगा। आज सारे कहना शुरू हो गए हैं 4-1 आएगा। यार ये बड़ी बदकिस्मती है कि आप बेंच की कॉम्पोजिशन देख के ये अंदाजे लगा सकें कि ये वर्डिक्ट किस तरफ जा सकता है। आई थिंक फुल बेंच होता तो बड़ी एक नॉन कंट्रोवर्शियल बात होती, जो भी फैसला होता फुल फोर्स से आता, गवर्नमेंट पे भी प्रेशर पड़ता, एग्जीक्यूटिव पे, एस्टैब्लिशमेंट पे, तमाम लोगों पे फुल प्रेशर पड़ता। आज हमें लगा है कि सुप्रीम कोर्ट फुल सिलेंडर्स पे नहीं आई, और शायद ये चीफ जस्टिस और आज की टाइमिंग मेरे नज़दीक, जैसे आमिर ने पॉइंट आउट किया, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जस्टिस मंसूर का इतना डिटेल पे जजमेंट आज रिलीज हुआ है, इतना वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो अच्छा मालिक साहब, ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का नाम दोबारा इस बेंच में आना, ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। आमिर मतीन साहब, सवाल ये है, जो आप बात कर रहे थे 4-3 की, वो आप कह रहे हैं कि मेंटेनेबिलिटी पे तो उस पर इख्तलाफ है, लेकिन 90 डेज़ पे वो ओवरऑल देखा जाए तो उसमें इत्तेफाक नज़र आता है। लेकिन अब बुनियादी एक सवाल है कि जब आप था ही नहीं, 90 डेज तो बहस में था ही नहीं, तो सारे मानते हैं कि 90 डेज में होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है मालिक साहब। लेकिन अब एक और भी बात है कि जो प्रेसिडेंट साहब ने डेट दी वो भी 90 डेज से एक्सीड थी, 30 अप्रैल की। उन्होंने मोरलेस कहा कि 90 डेज वाला ही है, मगर अंडर द सर्कमस्टांसेस 254 के तहत इतनी बेयर मिनिमम करेंगे। ये 5 माह वाला मालिक साहब के आर्गूमेंट से मैं डिसएग्री करता हूँ कि जी उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल बदला है, 5 महीने को बेयर मिनिमम के नहीं लाया जा सकता। पर दूसरी इसके अंदर एक और अहम बात जो है, मैं ज़ाहिर है जस्टिस मंदोखिल साहब और मंसूर अली शाह बहुत ही पढ़े लिखे और बड़े ही अपराइट। अच्छा, आप हमें सब बात जारी रखिएगा। फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है कानून है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं आपकी इजाज़त से मेरा फैसल से ही पूछ लेता हूँ कि फैसल, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी होगी, ये जो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो ये बहस रहती थी और ये कहा जाता था कि जनाब ये सुओ मोटो वो नहीं इख्तियार ले सकते थे, फिर ये 2 मेंबर्स की एप्लीकेशन नहीं हो सकती थी, फिर तीसरा ये एतराज़ था कि जनाब ये कोई और केस हो रहा था उसके अंदर ये ले लिया गया। मुझे जो याद पड़ता है उस वक्त जो है काफ़ी और पटिशन्स भी आ चुकी हुई थी लाहौर और पेशावर के अंदर। मीडिया में मेरे जैसे लोग भी कह रहे थे कि जनाब इतना बड़ा इशू है, सुओ मोटो क्यों नहीं चीफ जस्टिस ले रहे। तो सिर्फ ये बार, इस्लामाबाद बार की तरफ से भी ये मामला आ चुका हुआ था, तो सिर्फ ये इन तीनों की वजह से नहीं था। आप ज़रा रोशनी डालें पहले तो कि ये ओवरऑल जो ये 7-3 और 4-5 और 2-3-5 ये सारा जो फिगर की गेम हो रही है, आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए आमिर साहब, ये बहस मेरे नज़दीक तो इरेलेवेंट इसलिए है कि 27 फरवरी को 9 मेंबर बेंच ने ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए चीफ जस्टिस साहब को भेज दिया, जिसमें मंसूर अली शाह साहब का भी दस्तखत हैं, मंदोखिल साहब के भी दस्तखत हैं और बाकी उन 4 जजेस के भी दस्तखत हैं जो वाले बेंच का हिस्सा नहीं थे। तो जब ऑर्डर ऑफ द डे है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच, तो उसके बाद बेंच 5 मेंबर का रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो उसके बाद मंसूर अली शाह साहब का ये जजमेंट इस हद तक पे मैं समझता हूँ फ्लॉड है और इसमें सुकम है कि वो ये नहीं कह सकते। अब जो 5 मेंबर बेंच ने सुना है तो 4-3 का फैसला तो नहीं आ सकता। अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो फिर जो 2 मेंबर जिनका वो बेंच में नोट है सो मोटो लेने का, तो सो मोटो को जो पावर एक्सरसाइज की गई है वो नोट उस ऑर्डर का हिस्सा है जो चीफ जस्टिस साहब ने लिखा था। तो फिर आपको उन 2 जजेस का वो नोट भी पढ़ना पड़ेगा, तो 5-4 हो जाएगा। तो ये मजाक ही होता रहेगा ना, कभी 5-4 कभी 4-3 कभी। तो इस बहस को, ये बात मेरे नज़दीक कोई बहस नहीं है। जो उस मामले में इस मंसूर अली शाह साहब के जो जजमेंट है, आपने ये फरमाया कि वो दोनों बड़े पढ़े लिखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सारे जज पढ़े लिखे होते हैं, मैंने अनपढ़ जज सुप्रीम कोर्ट का कोई नहीं देखा। इशू ये है वैसे मैं 1-2 गिनवा सकता हूं, पर मैं इस बहस में नहीं चाहता। माजिंग में वो आमिर साहब, बात ये है कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस का मामला है, आप जैसे सुमरता बंदयाल के कंधों पे रख के क्यों चला रहे हैं? आखिर सब बनना है, दबाएंगे तो आप कर लीजिए।
फैसल एक चीज क्लियर करें, ये जस्टिस मंसूर फैसला पढ़ रहे थे चीफ, उसमें वो लिखते हैं कि अगर उन्होंने उसको एक दो तीन सवाल उठाए उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा कि जी रिकॉन्स्टिट्यूट उस तरह नहीं कर सकते अनलेस स्पेसिफिक ऑर्डर आता। उन्होंने ऐसे अपने फैसले में लिखा है कि ये सिंपली फर्दर हेयरिंग हुई है, कॉन्टिन्यूस हुई है विद 2 जजेस नॉट सिटिंग देयर। तो क्या, और उन्होंने फिर ये भी लिखा अपने फैसले में कि जो फॉर्मल पहले उसका डिटेल जजमेंट अभी तक नहीं आया, वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि यही एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कंट्रोवर्सी थी कि वो 2 जजेस हटाए जा सकते हैं, नहीं हटाए जा सकते। तो परसेप्शन ये बन रहा है जो उन्होंने कहा है कि रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ बेंच कॉन्टिन्यूड विद 2 पीपल सिटिंग आउटसाइड। और फिर उन्होंने पनामा केस की एग्जांपल दी कि देखें वहाँ भी 2 जजेस उन्होंने अपना फैसला दिया हुआ था, तो वो बीच में बैठे नहीं, लेकिन उनका फैसला गिना गया, एंड में उसको इंक्लूड किया गया। प्लीज आइए हमें क्लैरिफाई करेंगे व्हाट डज दिस मीन। उसमें मालिक साहब, उसमें जो पनामा बेंच थी ना, वो कभी दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई। उसमें कभी भी इस तरह से बेंच को तोड़ के दोबारा नहीं बना गया। ये बेंच टूटा है और फिर तोड़ने के बाद ये नया कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो इसमें एक फ़र्क तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो 2 मेंबर जो बेंच का हिस्सा ही नहीं थे और बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद आप उनका किस प्रिंसिपल के तहत या किस लीगल असूल के तहत आप वो उनके जो नोट्स हैं वो पढ़ेंगे। ज़ाहिर है जो फाइनल जजमेंट आई है वो उसकी तो टेस्टेड कॉपी है, मेरे पास भी पड़ी हुई है। उसमें तो 5 जजेस की साइन है, जो उनके आए हैं 2 माइनॉरिटी के हैं, 3 मेजॉरिटी के हैं। तो वो जजमेंट तो आई हुई है। लेकिन फैसल साहब इसमें एक पॉइंट ये भी है जो जस्टिस मंसूर लिखते हैं। वो कहते हैं कि जब रिव्यू आया पनामा का तो वो 5 जजेस ने ही सुना, उसमें वो 2 भी शामिल थे जिन्होंने इख्तिलाफ किया था। नहीं, वो इख्तिलाफ का मामला पनामा का अगर आपने वो उसको शायद रीड करने की ज़रूरत है आपको हजूर। उसमें ये हुआ था कि 2 जो गुलजार और खोसा साहब ने 20 अप्रैल को अपनी रीजनिंग के साथ डिस्क्वालीफाई किया था। 3 मेंबर बेंच ने फर्दर प्रोब करके लेटर ऑन अपनी रीजनिंग के साथ जो है वो उसको डिस्क्वालीफाई किया। मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसमें जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई, रिकॉन्स्टिट्यूट कभी नहीं हुई है ना। उसके जो ये बेंच है ये 27/2 को रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। और इसमें जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है जिसमें 9 जजेस के फैसला है, वो उसके ऊपर आप पढ़ लें तो उसमें जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन का है। वो उन्होंने ये मामला दोबारा डेलिब्रेशंस करने के बाद चीफ जस्टिस को दोबारा भेजा। चीफ जस्टिस ने एक नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट की। तो वो जो हतमी 5 मेंबर बेंच है उसका फ़ैसला आया है, 9 मेंबर या 7 मेंबर का ये फैसला है नहीं। तो वो इसलिए ये जो मैं इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे फॉर्मली रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है बिकॉज इनके फैसले से लगता है कि रिकॉन्स्टिट्यूट फॉर्मली रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है। अच्छा, ओके, अच्छा फैसल नहीं हुआ, वो 27/2 का फैसला है जी। फैसल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तशरीह की जा सकती है, ये जो डिटेल नोट आया है कि वो जो 4-3 का फैसला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो है 4 जजेस के उन 9 जजेस में से ये ख्यालात थे और बाकियों के मुख्तलिफ थे, मगर 90 डेज़ करवाने में किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। नहीं देखिए अमर साहब, वो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर आए तो फिर बाकी बातें तो मेरिट की बातें तो फिर कंसिडर नहीं होंगी ना। अगर आप उसको इस तरह से पढ़ेंगे तो वो तो फिर मामला जो है वो किसी और तरफ निकल जाएंगे। वो तो देखिए 90 डेज़ का तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। मस्ट फॉर एग्जांपल अगर आज का आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 5 है, ये इसमें जो आज का जो ऑर्डर आया है 5 मेंबर का, वो आपने पढ़ा है तो उसमें तो जो मामलात हैं वो 3 मुख्तलिफ सवाल हैं। उसमें ये सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं है। वो जो उन्होंने 4 सवाल किए उसमें तो जो पावर्स हैं ECP की विद रिगार्ड टू पोल डेट्स और सदर की जो पोल डेट देने की ऑल्ट्रेशन की, वो सवालात जो है वो रेज किए गए हैं। और उसमें जो 5 मेंबर का ये जजमेंट है, इसके जो सवाल हैं वो डिफरेंट हैं। और जो इलेक्शन कमीशन का जो ये डिले करने का फैसला है उसकी कोई लीगल ना पावर भी उनके पास नहीं है, ना ही कोई ऐसी मंतिक और दलील उन्होंने एक ब्रेक लेते हैं तो उनको चाहिए फैसल को साथ रखिएगा। फैसल साहब को साथ रख लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले फैसल चोई साहब ये कह रहे थे, ये पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर होता है कि जो ये बेंच था ये फॉर्मली रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था। आमिर साहब, मालिक साहब भी कुछ पूछना चाह रहे थे। जी मालिक साहब का बहरहाल क्वेश्चन था वो पूरा, फैसल साहब अगर आप जवाब दे सकें। मालिक आप रिपीट कर दें। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट भूल गया, मैंने ब्रेक से पहले सवाल क्या कर रहा था। जो मैं पूछ लेता हूँ, फैसल ये बताइएगा। मालिक साहब का सवाल ये था कि क्या बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो आमिर साहब मैंने आपकी टीम को वो भेज दिया ऑर्डर। जी वो मैंने देख लिया, वो मैंने फैसले में भी पढ़ा हुआ था। मैं खुद भी पहले ये बात कर चुका हुआ था। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो वाइब्स आ रही हैं, फ़र्ज़ करें कि अदालत ये फैसला देती है कि बिल्कुल 90 दिन के अंदर जो हमने डेट दे दी है 30 अप्रैल की जो है उसके अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, तो वो उसके बावजूद डिफायंस आती है, जो कि वाइब्स आ रही हैं बरमला, ये ऊपरली कहा जा रहा है कि तमाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाइब, लोग कह रहे हैं कि जी वो भी इनकी तरफ से भी यही है, गवर्नमेंट भी, ईसी भी, वो आगे से कहते हैं हम नहीं मानते जनाब, कंडीशंस नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर वज़ीर-ए-आज़म घर जाएगा अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, जिस तरह यूसुफ गिलानी गए थे। ये तो नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की एक मैंडेट है, अगर आपने उसको नहीं माना तो फिर पाकिस्तान जो है वो फिर आइन टाइन तो ख़त्म करें, फिर आप बाकी बातें की क्या फिर असूल की मैं ये सवाल नाइन है न जमहूरियत है। फैसल ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, अगर हम वैसे देखें 90 डेज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बदनीति नज़र आती है कि अचानक अप्रैल से जंप करा के आप अक्टूबर में चले गए, वो भी शायद उस बेसिस पे जो उन्होंने एक आर्गूमेंट रखा हुआ था। एक मुझे याद है इनका जो फैसला आया था इलेक्शन कमीशन का, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पुलिस विल टेक 4 to 5 months, और कर्ब करने में टेररिज्म वगैरह को कैसे 4-5 महीनों में, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, तो नज़र आ रहा है कि गेम प्लान जो है। आज हमारा ख्याल था कि बड़ा हार्डली द कोर्ट विल कम डाउन हार्ड, लेकिन आज हमें लगा है कि बहुत ज़्यादा कोर्ट टेंटेटिव, और लग ये रहा है कि कोर्ट अपने आप को उस कोने में नहीं ले जाना चाह रही कि जहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे कि बस डू इट माई आर वे और द हाईवे। तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि अब कोर्ट भी कोई वाया मीडिया निकालने की कोशिश कर रही है? कोर्ट इज सेंसिंग कि गवर्नमेंट डिफायंस करेगी, तो अगर कोर्ट भी शायद एक्सट्रीम फैसला देने से परहेज करे, आपको लगता है ऐसा? बात यह है मालिक साहब के कोर्ट्स को तो ये बातें नहीं देखनी होती ना कि डिफाइंस होगी ये, उसके फिर अपने उनके पास पावर्स हैं, वो इम्प्लीमेंट कराएंगी उनके मुताबिक। उन्होंने तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देना है। अगर कोर्ट्स भी इस तरह से पंचायती फ़ैसले देने शुरू हो जाएँ कि जैसे मंसूर अली शाह साहब ने पहले इस दौरान कहा था पंचायती फ़ैसला कर लें, मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि कोर्ट्स पंचायती फ़ैसले नहीं करती, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं और उसी तरह से होने चाहिए। असल में मैं आपको बात ही कहना चाह रहा हूँ कि ये मालिक साहब, एक आपकी इजाज़त से, असल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट है बहुत ज़्यादा डिवाइडेड। जी मालिक साहब, पंचायती फैसला नहीं होना तो फिर सीजेआई क्यों कह रहे थे जी देखें पार्टीज कर लें और हम देखेंगे कि फ्रीकैन को जो सबको कबूल हो, वो भी तो पंचायती फैसले की फिर बात कर रहे हैं। फिर वाई जी सेइंग के हम वो गलत बात है। अगर ऐसी बात है तो इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता फ्रैंकली स्पीकिंग। असल में मालिक साहब बात यह है कि आमिर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट है बहुत ज़्यादा डिवाइडेड, और इनके जजेस जो हैं वो नज़र ये आ रहा है एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं हो रह गए अब, और इसका नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा। अब ये अपनी ईगो से उठ के फैसले बड़े करें, यही तवक्को रखी जा सकती है। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप अपनी जो ईगोज़, अपने छोटे छोटे जो मसले हैं उनके ऊपर आप पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की आवाम को रीड कराना शुरू कर दें और मतलब आप अपना काम ही नहीं कर सके। अगर आपकी फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस का मसला है तो आप बैठे फुल कोर्ट मीटिंग करें, और अगर आप इस वक्त ये चीफ जस्टिस नहीं कर रहे तो आपकी अपनी बारी आएगी। वाई यू वॉन्ट टू शूट द गन ऑन द शोल्डर्स ऑफ उमर अता बंदयाल? When your turn will come, आप अपना फैसला कर लीजिएगा, अपने रूल्स बना लीजिएगा। अभी पहले जो है 70 साल ये मामला इस तरह से चलता रहा है, तो अभी एक चीज, ये जो अटॉर्नी जनरल चेंज हुए हैं और एक ने रिजाइन किया है, ये भी स्प्लिट कोर्ट की किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है। जी
अच्छा ठीक है, ये पहले वो मंसूर अमान साहब को लगाना चाह रहे थे, वो लॉ मिनिस्टर साहब के काफ़ी क्लोज हैं, तो सम और वो नहीं रख सके। वैसे वो इज़ अ फाइन जेंटलमैन। आई होप कि ही विल स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एंड ही विल नॉट बार्ज इनटू अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। मंसूर अमान मेरा हमारे अच्छे दोस्तों में से हैं और उनसे तवक्को की जाती है कि वो प्रिंसिपल स्टैंड लेंगे और वही लेना चाहिए। अब जो ये जो मामला जिस तरह से, और आप देखें ना मालिक साहब के ये जो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस का तो पॉइंट ही नहीं था बेंच के सामने, और मंसूर साहब ने उसमें इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है। तो ये एक ऐसी बात जिसकी या तो मूड पॉइंट हो तो फिर तो बात बनती सही है। ठीक है फैसल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। फैसल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। फैसल चौधरी साहब आप मौजूद थे। वो जो फुल कोर्ट वाला जो रिकॉन्स्टिट्यूशन थी बेंच की, उसका जो था फैसला वो हम दिखा भी सकते हैं। वैसे अब बात आमिर साहब आगे निकल गई है, लेकिन आमिर साहब जिस तरह अभी फैसल साहब कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म घर जाएगा, और दूसरी जानिब अगर हम देखें इस वक्त जो हुकूमत और बिलखुसूस नून लीग के जो लोग हैं, मरियम औरंगज़ेब चपेड़ों की बात करती हैं, राना सनाउल्लाह ये बात करते हैं कि या हम रहेंगे या वो रहेंगे। ये जो एक एग्रेसिवनेस है, क्या ये आप समझते हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म घर चले जाते हैं तो नून लीग के पास एक बयानिया बनाने का एक जानदार उज़र आ जाएगा और उनका पॉलिटिकल रिवाइवल हो जाएगा, या फिर इससे भी आगे जवाल की तरफ ही हालात जाएंगे? मैं समझता हूँ सबकी नज़रें तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हैं, क्योंकि अगर जब मुनीर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी करनी चाहिए जिसकी वजह से जस्टिस मुनीर मशहूर हैं, तो फिर ये इस तरह की बातें की जाती हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, वहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा और ब्ला 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 इस तरह की है। मगर ये बक स्टॉप्स, ठीक है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तलखी आ गई है और वो स्टेज पे आ गए हैं कि या हम नहीं रहेंगे या वो नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल नहीं है। मगर अल्टीमेटली सारा कुछ फ़ैसला जो है ये देखना होगा कितना दम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं इसलिए थोड़ा डर गया हूँ मालिक साहब के कमेंट से कि आज बड़ा धीमा धीमा मजाज है, क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ पे शायद था और मुझे बड़ी इस बात की तकलीफ़ भी थी कि अरशद शरीफ का जब केस के फाइल हो रहा था तो जज साहब को जब उनकी वालदा ने लिफाफा पकड़ाया था तो उन्होंने लिफाफे के अंदर मंदरजात पढ़े थे और अक्यूज़ड के नाम पढ़े थे, तो उनके मुंह से गालबन निकला था ओहो ये तो सबके नाम ले दिए। और उसके बाद उन्होंने बजाय इसके खुद JIT बनाते उन्होंने गवर्नमेंट पे कह दिया कि जी आप JIT बना दें। तो मैं अब इसलिए देखेंगे ये मैं जसारत नहीं कर सकता अदालत के शान में किसी किस्म की गुस्ताखी करने की, मगर सब कुछ बक स्टॉप्स एट दी सुप्रीम कोर्ट। मालिक साहब बेहतर जवाब दे सकेंगे। मालिक साहब यही सवाल आपसे, अगर ये जो बात कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म घर जाएगा, इस तरह का कोई फैसला आ जाता है तो ये इस वक्त हुकूमत के लिए और PDM के लिए आप नहीं समझते कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा? उनको तो एक उज़र मिल जाएगा कि हम फिर से हम शहीद कर दिए गए। देखिए मेरा तो ख्याल है कि गवर्नमेंट तो शायद सीक्रेटली हमें तो नहीं मानेगी, लेकिन चाहती है कि कोई इनको घर भेज दे, क्योंकि देखिए इलेक्शन अगर होते हैं और जो इकॉनमी के हालात हैं, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो आने वाला, देखिए एक चीज़ बड़ी क्लियर है, इलेक्शन आज हो, इलेक्शन अक्टूबर में हो, गवर्नमेंट ऑफ द डे की तो हशर हो जाना है। छोड़ दें आप 2/3 छोड़ दें, 2/3 वाली बात भी PTI की एग्जेजरेटेड है, लेकिन मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी या कॉबल टुगेदर मेजॉरिटी आपको नज़र आती है। गवर्नमेंट इनकी नहीं बनती। अगर आप इनकी जगह बैठे हो, मैं तो एक ही सवाल करता हूँ, और आपको नज़र आ रहा हो 5 साल अगले हमने एक ब्याबान में गुजारने हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि आप इमरान खान की गवर्नमेंट के नीचे 5 साल गुजारें जहाँ आपको रगड़े भी लगेंगे, और अब जो हालात हो गए हैं अब तो बिल्कुल एक दूसरे की बस गले ही पकड़ने वाली बात रह गई है, तो वो गुजारेंगे, या आप कहेंगे ठीक है यार सारा सिस्टम गिर जाए, हम 5 साल में हम सर्वाइव कर जाएंगे, 5 साल खान साहब की मूवमेंट तो बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करे। तो अगर आपने खुद ख्वार होना है तो आप चाहेंगे सारे ख्वार हों, और जो बकौल जो आपने बात की, और आपका ये भी बहाना मिल जाए हमने रियासत पे सियासत को कुर्बान कर दिया। देखिए मैं एक बात बार बार कर रहा हूँ काफ़ी हफ्तों से, हमेशा अपोजिशन ट्रेडिशनली निज़ाम गिराने की कोशिश करती हैं ताकि नए डिसऑर्डर में से एक नया ऑर्डर निकले जिसमें उनको हिस्सा मिले। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, अगर खुदा न खास्ता निज़ाम गिरता है तो वो खुद सबसे बड़ी बेनिफिशरी है, उसको वे आउट जाता है। तो इसलिए निज़ाम बचाना बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। एक आखिरी उम्मीद थी, आज मरीम नवाज ने एक नया लफ्ज़ निकाल दिया, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट। जी अच्छा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ रहे हैं खासा, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ रही है मरीम नवाज साहिबा। सुप्रीम कोर्ट के जो आज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं
हमेशा से सामने थे, बिल्कुल ही खुल के सामने आ गए हैं। अब आज शायद आई थिंक ये तमाम चीज़ों का हम फ़र्क देख रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज जो मुझे थंडर और वो नहीं था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये स्प्लिट। अब मेरा टू सम इट अप मैं ये कहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट wants to heal this society, it first has to heal itself. जी पहले जस्टिस खत्म करें। मे भी वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस साहब एक मीटिंग करें अपने तमाम जजेस के साथ और उनको कहें यार पहले इस इंस्टीट्यूशन को बचाओ, उसके बाद ही बाकी मुल्क बचेगा। जैसे आमिर ने कहा ना, बक स्टॉप्स एट सुप्रीम कोर्ट बट नॉट एट फ्रैक्चर्ड सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त एक फ्रैक्चर बिल्कुल ठीक है। अच्छा मालिक साहब एक ब्रेक लेते हैं और बाद एक बड़ी सिग्निफिकेंट हम भी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो नून लीग तो चले सामने आ रही है, लेकिन जो दूसरी बड़ी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, वो किसी हद तक किसी सुख चैन में नजर आ रही है। इसकी क्या वजह, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। आमिर साहब, ब्रेक से पहले मालिक साहब तो कह रहे थे कि नून लीग को इमरान खान के अलावा कुछ भी कबूल है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी जो दूसरी बड़ी इत्तेहादी जमात है वो उस तरह ना महंगाई को आके उस पर आके कोई जस्टिफिकेशन देती है, ना दीगर मामलात पे गवर्नमेंट का कोई पब्लिकली इतना डिफेंस लेती है। साइलेंट बेनिफिशियरी शायद वो सबसे ज़्यादा है। उनकी स्ट्रेटजी आपको क्या लग रही है? क्विक कमेंट। उससे पहले तो ये है कि नून लीग अगर मुखालफत के अंदर पीटीआई की और उसके डर में कि ये हमारे से बदले लेंगे जैसा कि हम उनसे बदले ले रहे हैं, इस हद तक जाते हैं कि उनको मेरे हमवतनों भी कबूल है। और तो ये एक लिहाज से तो कोई इतनी हैरानी की बात नहीं है। इनको जनरल मुशर्रफ से, जनरल बाजवा से ज़रूर प्रॉब्लम रही, मगर इनके ख़मीर में जो है ज़ियाउल हक मौजूद है। सो लिहाजा ये कोई नई बात नहीं होगी। हाँ, पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी ये चीज़ है और ऑलरेडी काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक जमहूरियत के लिए और एंटी मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ बड़ी एक वो रहती है। लास्ट ही मालिक साहब कमेंट देंगे। मैं समझता हूँ कि ये मेरे हमवतनों का एक तो ज़माना भी वो जा चुका है, कोई बड़ा वो हालात नहीं है 99 वाले हैं ना 77 वाले हैं। और दूसरा ये है कि इस तरह की जो ये होता है ना कि बिल्कुल टोटल आपकी या तख्त या तख्ता, इसमें बेनिफिशरी कोई भी नहीं होता। ये इनकी बड़ी गलतफहमी होगी कि इमरान के तौर पे जो है लेसर ईवल जो है ना मेरे हमवतनों होगा। सही है। अच्छा मालिक साहब, डू यू एग्री कि साइलेंट बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा है पॉलिटिकली? आमिर की वो बात है ना, जब तक वतन है ना और हम वतन है तो हम वतनों हर वक्त हो सकता है। 77 में भी हो, 99 में भी कोई माहौल नहीं था, कुछ पता नहीं है। जब आप मजबूर करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते, वैक्यूम पावर वैक्यूम कभी नहीं होता। तो इसलिए अगर आप डेमोक्रेटिक फोर्सेस हटेंगी तो कोई ना कोई तो आएगा। तो इट इज़ अ नेशनल फिनोमिनन, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ये खमीर की बात भी नहीं है, ये है सेल्फ प्रिजर्वेशन की, सेल्फ सर्वाइवल की। प्रायोरिटी क्या है? अपना आप बचाओ, अपना ख़ानदान बचाओ, अपने एसेट्स बचाओ, एंड दैट इज़ इट। इट इज़ नॉट अबाउट लोगों को क्या हो रहा है। मुझे अब बताएं कि ये पिछले 10 दिन चले गए, 12 दिन चले गए, आज इस मुल्क में आटे के ट्रक लोग लूट रहे हैं। रोज़ आपको पता लगता है लाइनों में 2-3 लोग मर रहे हैं बेचारे, सब कुछ हो रहा है, बुरा हाल है। अगर मरियम ट्वीट करेंगी, बात करेंगी, वो तो तराजू के पलड़े और मियाँ साहब की बात करेंगे। पीटीआई की बात करें तो वो थोड़ा बहुत फिर भी कुछ लोगों की बात करते हैं, लेकिन ऑल अबाउट इमरान खान का फ्यूचर और सब कुछ। ये बड़ी ही सेल्फिश पॉलिटिक्स हो रही है हर तरफ। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, आई थिंक वो अपने कार्ड्स बड़े दे प्लेड देम वेरी नाइसली। और शायद वो अपने आप को एक वायबल पार्टनर रखना चाहते हैं कि अगर ये तमाम ऑर्डर कोलैप्स करता है तो उसमें एक नया ऑर्डर तो निकलेगा, उसकी शक्ल हमें नहीं पता। कई चीज़ें बिल्कुल नेकेड एक ख़ास डायरेक्शन में जाती हैं, कई नेशनल इंटरेस्ट में कुछ और इक्वेशंस बनती हैं। तो शायद वो उनका हमें तब पता लगेगा कि वो अपने आप को एक वर्केबल पार्टनर के तौर पे रखना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई भी चीज़ हो तो शायद उसमें वो अपने आप को भी ध्यान से खेल रहे हैं कि वो बिल्कुल आउटकास्ट ना हो इनकी तरह।
इसको मोहम्मद मालिक साहब वैसे क्लासिकल जो अनार्की की डेफिनेशन है ना, उसमें यही है कि वो नए ये जो ऑर्डर है इसको तब्दील कर दो, डिसऑर्डर कर दो, उस डिसऑर्डर में से ऑर्डर निकलेगा, वो मैं आपसे कहता हूँ। मगर मैं आपसे मगर मैं ये Phoenix will rise from the ashes। मेरा ख्याल है शायद पीपल्स पार्टी समझ रही हो कि Phoenix वो होंगे। मगर मैं आपसे ये बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इस वक्त पावर वैक्यूम है। मैं समझता हूँ जितना इस वक्त मोबिलाइज्ड इस वक्त पाकिस्तान की आवाम है और जितने लोग इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में, घर घर में लड़ाई हो गई है। ये जो हमारे अंकल साहब बैठ रहे हैं ये कहते हैं कि हमारे घर में भी लड़ाई हो गई है। तो ये जितनी एनआरकी क्या है, वैक्यूम क्या है, यही है ना। घर घर में लड़ाई है, सड़कों पे लड़ाई है, इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई है, सब कुछ है। तो और पावर वैक्यूम क्या होगा अगर इसके ऊपर आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर या पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया तो फिर तो ये पॉलिटिकल जलजला है ना, हर इमारत गिर जाएगी। अच्छा, वन लाइन कमेंट मालिक साहब, वन लाइन कमेंट। क्या आप समझते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, इमरान खान का जो स्टांस में रिजिडिटी थी अब वो कम हो चुकी है, ही इज फ्लेक्सिबल नाउ पॉलिटिकली? मेरा ख्याल है इट्स अ बिट टू लेट। काश खान साहब पहले थोड़ा सा कर लेते इस बात को। अब वो अगर कोई रैशनैलिटी की बातें कर रहे हैं तो ये साइड इरैशनल की बातें कर रही है, लेकिन इनकी रैशनैलिटी स्ट्रेटेजिक है, ये जज्बाती नहीं है, ये वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है, इसलिए खतरनाक। ठीक है आमिर साहब, जस्ट वन लाइन कमेंट, क्या गवर्नमेंट की हार्डनेस कुछ कम होगी? जो इस वक्त पीडीएम नूडली खास तौर पे वो जो जुमला कहा जाता था ज़ियाउल हक के ज़माने में कि इधर इट्स माय नेक और हिज नेक, तो ये उनकी तरफ उनका ख्याल यही है। और वो जो मेरी भी जो वाइब्स आज यहाँ मैं लाहौर में जिन लोगों से बात हुई है वो बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब टाइम खत्म हो गया है। माय नेक और हिज नेक अब ये कब तक चलता है, कितने अरसे तक इतनी हार्ड स्टांस रहेगा पीडीएम का, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब आपका, मालिक साहब आपका शुक्रिया, फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।